हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। शोधकर्ताओं की एक टीम ने अंतरिक्ष में विशाल बेल जैसी संरचना की खोज की है, जिसमें 20 आकाशगंगाएं शामिल हैं और यह लगभग 13 प्रकाश वर्ष से अधिक दूरी तक फैली हुई हैं। इसे शोधकर्ताओं ने कॉस्मिक वॉइन नाम दिया है। यह खोज आकाशगंगाओं के निर्माण और विकास की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान देगी। लद्दाख के केसी बख्तार्न फल को हाल ही में GI टैग प्रदान किया गया है। इसका अन्य नाम लेह बेरी है। यह स्वाद में खट्टे होते हैं, लेकिन विटामिन विशेष रूप से विटामिन C से भरपूर होते हैं। औषधीय गुण के चलते इनका उपयोग लंबे समय से औषधीय दवाओं के निर्माण में किया जाता है। यह मुख्य रूप से पूरे यूरोप और एशिया में पाया जाता है। आपको बता दें कि यह लद्दाख का चौथा GI टैग है, जिससे पहले लद्दाख पश्मीना, खुबानी व लद्दाखी लकड़ी की नक्काशी को भी GI टैग मिल चुका है। वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धा सूचकांक GTCI में भारत की रैंकिंग में तेजी से गिरावट देखी गई है। भारत 10 साल पहले 83वें स्थान से तेजी से गिरकर 103वें स्थान पर आ गया है। यह सूचकांक INSEAD द्वारा जारी किया जाता है। यह सूचकांक प्रतिभा को विकसित करने, आकर्षित करने और बनाए रखने की क्षमता के आधार पर देशों को रैंकिंग प्रदान करता है। इस वर्ष 10वां संस्करण जारी किया गया है, जो 134 देशों को कवर करता है। प्लास्टिक प्रदूषण को कम करने के उद्देश्य से विश्व के विभिन्न देश नैरोबी में मिल रहे हैं तथा इस बैठक में प्लास्टिक प्रदूषण को कम करने के विकल्प के रूप में प्लास्टिक क्रेडिट पर विचार कर रहे हैं। प्लास्टिक क्रेडिट, जिसे कभी कभी ऑफसेट भी कहा जाता है, कुछ हद तक कार्बन क्रेडिट की तरह काम करता है। इस अवधारणा में कंपनियां या लोग शामिल होते हैं जो दुनिया में कहीं भी एकत्र किए जाने वाले प्लास्टिक के एक निर्दिष्ट वजन के लिए भुगतान करते हैं। इसमें प्लास्टिक का एकत्र करना और पुनर्नवीनीकरण शामिल है। ऐसा करके कंपनियां नेट शून्य प्लास्टिक का दावा करती हैं। इंफॉल एयरपोर्ट के पास UFO देखने से हड़कंप मच गया है, जिसके बाद UFO की खोज के लिए भारतीय वायुसेना ने अपने 2 राफेल लड़ाकू विमानों को भेजा है, लेकिन अभी तक उसके कोई प्रमाण नहीं मिले हैं। आपको बता दें कि UFO यानी कि अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट होता है। यह हवा में उड़ने वाले ऐसे ऑब्जेक्ट के लिए प्रयोग किया जाता है जिसकी पहचान तय नहीं हो और इसके बारे में ज्यादा जानकारी भी मौजूद नहीं हो। 54वें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया IFFI की शुरुआत की जा रही है। इसका आयोजन गोवा में 20 से 28 नवंबर तक किया जाएगा। IFFI इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि भारत में मीडिया और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की सालाना ग्रोथ 20% के करीब है और यह दुनिया के 5 सबसे बड़े बाजारों में से एक है। संयुक्त राष्ट्र फोरम 2023 का आयोजन नई दिल्ली में किया जा रहा है। यह फोरम अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून और शांति स्थापना पर ध्यान केंद्रित करने के उद्देश्य से आयोजित की जा रही है। इसका आयोजन USI यानी यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया द्वारा किया जा रहा है। आपको बता दें कि USI की स्थापना 1870 में की गई थी। यह राष्ट्रीय सुरक्षा और सैन्य मामलों पर शोध में विशेषज्ञता वाला देश का सबसे पुराना थिंक टैंक है। ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन पूरी दुनिया के सामने सबसे बड़े खतरे के रूप में उभरा है। इसी क्रम में एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इस सदी के अंत तक दुनिया 3 डिग्री सेल्सियस तक और गर्म हो जाएगी। दरअसल संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने एमिशन गैप रिपोर्ट 2023 जारी की। यह रिपोर्ट UNEP की वार्षिक जलवायु वार्ता से पहले हर साल जारी की जाने वाली स्पॉटलाइट रिपोर्ट है। रिपोर्ट में बताया गया है कि दुनिया पेरिस समझौते के लक्ष्यों से कहीं अधिक तापमान वृद्धि की ओर बढ़ रही है। चीन रणनीतिक रूप से बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के प्रभाव को बढ़ा रहा है। इसी का हालिया प्रमाण है कि चीन म्यांमार आर्थिक गलियारा, जिसे चीन श्रीलंका तक विस्तारित करना चाहता है, चीन इसके द्वारा दक्षिण एशिया में अपने प्रभाव को मजबूत करना चाहता है। फिलहाल भारत और भूटान दक्षिण एशिया के ऐसे देश हैं जो BRI और चीन की हालिया वैश्विक पहलों से बाहर हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने हाल ही में बांके बिहारी कॉरिडोर निर्माण की अनुमति दे दी है। यह कॉरिडोर करीब 5.5 एकड़ क्षेत्र में प्रस्तावित है। इसमें मंदिर के आसपास अतिक्रमण को हटाना और कॉरिडोर के लिए जमीन खरीद की बात भी शामिल है। बांके बिहारी कॉरिडोर निर्माण काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तर्ज पर किया जाएगा। हाल ही में लाइबेरिया में हुए राष्ट्रपति चुनाव में जोसेफ बोकाई ने जीत दर्ज की है। लाइबेरिया पश्चिम अफ्रीका में स्थित एक देश है जिसकी सीमा उत्तर पश्चिम में सिएरा लियोन, उत्तर में गिनी और पूर्व में आइवरी से मिलती है।
इसके साथ ही इसकी दक्षिण और दक्षिण पश्चिम सीमा अटलांटिक महासागर से भी मिलती है। अभी हाल ही में वज्र प्रहार युद्ध अभ्यास 2023 की शुरुआत की गई। इस वर्ष युद्ध अभ्यास के 14वें संस्करण का आयोजन किया जा रहा है। वज्र प्रहार भारतीय और अमेरिका की सेना के बीच आयोजित होने वाला एक संयुक्त अभ्यास है। इस युद्ध अभ्यास के पहले संस्करण का आयोजन वर्ष 2010 में भारत में किया गया था। भारतीय नौसेना ने NASM-SR का सफल परीक्षण किया। यह DRDO और भारतीय नौसेना के बीच एक सहयोगात्मक प्रयास था। NASM-SR यानी नौसेना एंटी शिप मिसाइल शॉर्ट रेंज भारतीय नौसेना के लिए विकसित पहली स्वदेशी एंटी शिप क्रूज मिसाइल है। इस मिसाइल को हेलीकॉप्टरों से लॉन्च किया जा सकता है। यह मिसाइल सी ईगल मिसाइलों की जगह लेगी। बीते कुछ दिनों से सी स्किमिंग शब्द काफी चर्चा में रहा। यह शब्द मिसाइल की उस तकनीक को संदर्भित करता है जिसके द्वारा मिसाइल समुद्र की सतह से कुछ मीटर ऊपर तेजी से उड़ते हुए जाती है। मिसाइल की इस तकनीक के कारण इसे रडार से पकड़ना मुश्किल होता है। आपको बता दें कि भारत उन देशों में शामिल है जिनके पास यह तकनीक उपलब्ध है। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल में भी इस तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। भारत के दिग्गज खिलाड़ी पंकज आडवाणी ने 26वीं बार IBSF विश्व बिलियर्ड चैंपियनशिप का खिताब जीता। पंकज ने अपना पहला विश्व खिताब 2005 में जीता था। वे ग्रांड डबल हासिल करने वाले पहले खिलाड़ी बने थे। इसके साथ ही पंकज आडवाणी एशियन गेम्स में भी गोल्ड मेडल जीत चुके हैं। जेंडर और उस पर आधारित भेदभाव को लेकर पूरी दुनिया में बहस का माहौल है और ऐसे में ICC यानी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल ने ट्रांसजेंडर प्लेयर्स को विमेंस क्रिकेट टीम में खेलने पर बैन लगा दिया है। दरअसल ICC ने पुरुष से महिला बनने वाले प्लेयर्स को लेकर ऐसा निर्णय लिया है, अर्थात मेडिकल ट्रीटमेंट, सर्जरी या लिंग परिवर्तन करवाकर पुरुष से महिला बनी कोई भी प्लेयर विमेंस क्रिकेट नहीं खेल पाएगी। यह निर्णय क्रिकेट में अंतर्राष्ट्रीय महिलाओं के खेल की अखंडता और खिलाड़ियों की सुरक्षा को ध्यान में रखकर लिया गया है। नासा ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से ली गई एक तस्वीर साझा की है। पृथ्वी की सतह पर एयर ग्लो दिखाई दे रहा है। यह दिखने में ऑरोरा जैसा प्रतीत होते हैं, लेकिन इनके बनने की प्रक्रिया अलग होती है। नासा के अनुसार ऑरोरा के निर्माण में सौर तूफानों की अहम भूमिका है, जबकि एयर ग्लो दिन प्रतिदिन के सोलर रेडिएशन का नतीजा होते हैं। एयर ग्लो के निर्माण में ऊपरी वायुमंडल का तापमान, डेंसिटी और कणों की संरचना अहम भूमिका निभाती है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच होने वाला एक युद्ध अभ्यास है ऑस्ट्रोहेन 23। इस वर्ष इसका आयोजन ऑस्ट्रेलिया में किया जा रहा है। दोनों देशों की नौसेना और वायुसेना इस अभ्यास में शामिल होंगी। यह अभ्यास भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच आयोजित होने वाला एक वार्षिक प्रशिक्षण कार्यक्रम है। इसकी शुरुआत 2022 में की गई थी। इस वर्ष इसका दूसरा संस्करण आयोजित हो रहा है। इस अभ्यास का उद्देश्य सहयोगात्मक साझेदारी को बढ़ावा देना और दोनों पक्षों के बीच सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करना है। आयुष मंत्रालय ने आयुर्वेद के क्षेत्र में अभ्यास करने वाले चिकित्सकों के लिए अग्नि पहल शुरू की है। अग्नि यानी आयुर्वेद ज्ञान नैपुण्य पहल है। इस पहल का उद्देश्य आयुर्वेद चिकित्सकों को एक मंच प्रदान करना है, जिसके द्वारा वे विभिन्न रोग स्थितियों में अपनी नवीन प्रथाओं की रिपोर्ट प्रस्तुत कर सकें। इसके साथ ही चिकित्सकों की पहचान करना और उनके साथ सहयोग करके एक डेटाबेस तैयार करना इसका मकसद है। इस पहल के लिए नोडल एजेंसी का काम केंद्रीय आयुर्वेद विज्ञान अनुसंधान परिषद यानी CCRAS करेगी। डिजिटल ट्विन्स अपनी तरह की पहली पहल है, जिसके लिए सर्वे ऑफ इंडिया ने मुंबई स्थित निजी कंपनी जेनेसिस इंटरनेशनल के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका उद्देश्य कई शहरों और कस्बों के 3D मानचित्र तैयार करना है, जिनका उपयोग विभिन्न प्रकार के नियोजन अनुप्रयोगों में किया जा सकता है। डिजिटल ट्विन एक तरह का आभासी मॉडल होता है, जिसे किसी भौतिक वस्तु को सटीक रूप से प्रतिबिंबित करने के लिए डिजाइन किया जाता है। कोविड-19 जैसी खतरनाक महामारी के बाद अब चीन में एक और रहस्यमयी बीमारी का प्रकोप देखा जा रहा है। हालांकि अभी इस बीमारी के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, परंतु लक्षणों के आधार पर इसे निमोनिया माना जा रहा है। इस बीमारी ने न सिर्फ स्कूली बच्चों को बल्कि वयस्कों को भी अपनी चपेट में लिया है। हाल ही में मामले को गंभीरता से लेते हुए WHO ने चीन से विस्तृत रिपोर्ट देने के लिए कहा है। नीति आयोग ने राइज यानी रैपिड इनोवेशन एंड स्टार्टअप एक्सपेंशन नामक एक प्रोग्राम लॉन्च किया है। यह कार्यक्रम भारतीय और ऑस्ट्रेलियाई स्टार्टअप का समर्थन करने और गति देने के लिए डिजाइन किया गया है।
साथ ही यह प्रोग्राम भारत और ऑस्ट्रेलिया में स्टार्टअप, छोटे और मध्यम उद्यमों पर केंद्रित है जो सर्कुलर इकोनॉमी प्रौद्योगिकियों और समाधानों पर काम कर रहे हैं। कंबोडिया के अंगकोर वाट को दुनिया के 8वें अजूबे में शामिल किया गया है। यह एक मंदिर है जिसने इटली के पोम्पेई को पीछे कर यह उपलब्धि हासिल की। अंगकोर वाट दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक स्मारकों में से एक है। मंदिर का निर्माण 12वीं शताब्दी में राजा सूर्यवर्मन द्वितीय द्वारा किया गया था। यह मूल रूप से हिंदू देवता विष्णु को समर्पित था, लेकिन समय के साथ यह मंदिर बौद्ध स्थल में बदल गया। मंदिर यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में भी नामित है। हाल ही में फैरो द्वीप के प्रधानमंत्री एक्सेल विल्हेमसन ने अपने एक डेलीगेशन को भारत की यात्रा पर भेजा है। फैरो द्वीप 18 द्वीपों का एक समूह है जो उत्तर पूर्वी अटलांटिक क्षेत्र में स्थित है। यह डेनमार्क का एक स्वायत्त क्षेत्र है। यह एक डेमोक्रेटिक द्वीप है और यहाँ संसद को लॉजिंग कहा जाता है। अभी हाल ही में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा इन्वेस्टर रिस्क रिडक्शन एक्सेस प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया, जो कि सभी स्टॉक एक्सचेंजों द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है। इसका उद्देश्य निवेशकों द्वारा सामना किए जाने वाले जोखिमों को कम करना है। साथ ही यह प्लेटफॉर्म इन्वेस्टर और ट्रेडर को टेक्निकल ग्लिच की वजह से होने वाले नुकसान से भी बचाएगा। भारत के प्रधानमंत्री ने G20 के एक वर्चुअल शिखर सम्मेलन में 2 महत्वपूर्ण पहलों को शुरू करने की घोषणा की। पहली पहल है ग्लोबल डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर रिपोजिटरी, जिसका लक्ष्य ग्लोबल साउथ में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार करना है। दूसरी पहल सोशल इम्पैक्ट फंड है, जो इस डिजिटल विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। कर्नाटक के 2 और जिलों में KFD यानी क्यासानूर वन रोग वायरस की उपस्थिति दर्ज की गई है। KFD एक जूनोटिक बीमारी है। इस बीमारी से बंदरों की मौत से जुड़े होने के कारण इसे बंदर रोग या बंदर बुखार के नाम से भी जाना जाता है। यह बीमारी सबसे पहले कर्नाटक के क्यासानूर वन में 1957 में रिपोर्ट की गई थी, इसलिए इसे क्यासानूर वन रोग नाम दिया गया। यह वायरस पश्चिमी घाट के कई क्षेत्रों में फैला है, जिसमें महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु और गोवा शामिल हैं। केंद्रीय बंदरगाह, जहाज रानी और जलमार्ग मंत्री ने गैलाथिया खाड़ी का दौरा किया। दरअसल यह दौरा गैलाथिया खाड़ी में प्रस्तावित अंतर्राष्ट्रीय कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट की समीक्षा करने के लिए किया गया था। गैलाथिया खाड़ी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में ग्रेट निकोबार द्वीप पर स्थित है। गैलाथिया खाड़ी को देश के महत्वपूर्ण तटीय और समुद्री जैव विविधता क्षेत्रों और समुद्री कछुए आवास के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। इसके साथ ही गैलाथिया नाम का राष्ट्रीय उद्यान भी है। यह ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।